हेलो एंड वेलकम। नेक्स्ट जो हम करेंगे आईटी एक्ट में वो है हमारे पास चैप्टर नंबर 6। चैप्टर नंबर 6 का हमारे पास जो टाइटल है वो है रेगुलेशन ऑफ सर्टिफाइंग अथॉरिटीज़। इसमें हमारे पास सबसे पहला सेक्शन है हमारे पास सेक्शन नंबर 17। सेक्शन 17 जो है वो बात करता है अपॉइंटमेंट ऑफ कंट्रोलर एंड अदर ऑफिसर्स की। तो कंट्रोलर है और जो बाकी ऑफिसर्स हैं उनका अपॉइंटमेंट कैसे होता है, ये सेक्शन उसकी बात करता है। इसमें आ गया हमारे पास सबसे पहले सबसेक्शन 1 जो कि बात करता है अपॉइंटमेंट अथॉरिटी की। इसमें आ गया हमारे पास कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो नोटिफिकेशन के द्वारा ऑफिशियल गजेट में क्या कर सकती है, अपॉइंट कर सकती है कंट्रोलर जो है सर्टिफाइंग अथॉरिटीज़ का, जो पर्पस है इस एक्ट का उसके लिए, और अपॉइंट कर सकती है इतने नंबर जो है डेप्यूटी कंट्रोलर, असिस्टेंट कंट्रोलर और दूसरे ऑफिसर्स और एम्प्लॉयज़ जो कि उनको ठीक लगता है थ्रू द सेम और सब्सिक्वेंट नोटिफिकेशन। तो सेम नोटिफिकेशन में या फिर जो है दूसरी नोटिफिकेशन दे सकते हैं ऑफिसर की अपॉइंटमेंट के लिए। सबसेक्शन 2 आ गया हमारे पास कंट्रोलर्स फंक्शन। कंट्रोलर जो है वो डिस्चार्ज करेगा फंक्शंस इस एक्ट के अंडर सब्जेक्ट टू जो जनरल कंट्रोल है या जो डायरेक्शंस है हमारे पास सेंट्रल गवर्नमेंट की। सबसेक्शन 3 आ गया हमारे पास जो रोल है डेप्यूटी और असिस्टेंट कंट्रोलर्स का। इसमें आ गया हमारे पास डेप्यूटी कंट्रोलर और जो असिस्टेंट कंट्रोलर हैं वो परफॉर्म करेंगे फंक्शंस जो असाइन किए गए हैं उनको कंट्रोलर के द्वारा। ये जो फंक्शंस हैं ये परफॉर्म किए जाएंगे जनरल सुपरिंटेंडेंस और जो कंट्रोल है हमारे पास कंट्रोलर का। तो बेसिकली इस स्लाइड में हमने क्या पढ़ा है, सबसे पहले जो है हमारे पास वो है चैप्टर नंबर, दैट इज चैप्टर नंबर है हमारे पास 6। चैप्टर नंबर 6 बात करता है रेगुलेशन की ऑफ सर्टिफाइंग अथॉरिटीज। इसमें आ गया हमारे पास पहला सेक्शन, दैट इज सेक्शन नंबर 17। सेक्शन 17 जो है वो बात करता है अपॉइंटमेंट की। किसके अपॉइंटमेंट की? अपॉइंटमेंट जो है कंट्रोलर का एंड अदर ऑफिसर्स का। इसमें फर्स्ट पॉइंट आ गया हमारे पास अपॉइंटमेंट अथॉरिटी। कौन जो है वो अपॉइंट कर सकती है, जो ऑफिसर्स हैं या फिर कंट्रोलर है उनको। इसमें आ गया हमारे पास जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो नोटिफिकेशन देगी ऑफिशियल गजेट में और वो जो है अपॉइंट कर सकती है। पहला है कंट्रोलर जो है सर्टिफाइंग अथॉरिटीज़ के, दूसरा आ गया हमारे पास जो डेप्यूटी कंट्रोलर है, असिस्टेंट कंट्रोलर है, दूसरे जो ऑफिसर्स हैं या फिर एम्प्लॉयज़ हैं जो उनको ठीक लगता है। ये हो सकता है सेम नोटिफिकेशन में भी या फिर जो है सब्सिक्वेंट नोटिफिकेशन के द्वारा भी जो है ऑफिसर्स को अपॉइंट किया जा सकता है। दूसरा आ गया इसमें हमारे पास कंट्रोलर का फंक्शन। कंट्रोलर्स फंक्शन, कंट्रोलर जो है वो डिस्चार्ज करेंगे फंक्शंस हमारे पास जो इस एक्ट में है सब्जेक्ट टू जनरल कंट्रोल और जो डायरेक्शन होगी सेंट्रल गवर्नमेंट की। तो जनरल कंट्रोल यहाँ पे होगा सेंट्रल गवर्नमेंट का। तीसरा आ गया इसमें हमारे पास रोल क्या है, डेप्यूटी या फिर असिस्टेंट कंट्रोलर का। तो यहाँ पे आ गया हमारे पास डेप्यूटी या असिस्टेंट कंट्रोलर जो है वो अपने जो फंक्शंस हैं वो डिस्चार्ज करेंगे। जो जनरल कंट्रोल होगा यहाँ पे हमारे पास वो होगा कंट्रोलर का। तो अगर हम जिस्ट देखें इस सेक्शन का या इस स्लाइड का, वो क्या है हमारे पास। सबसे पहले आ गया हमारे पास चैप्टर नंबर 6 जो कि बात करता है रेगुलेशन ऑफ सर्टिफाइंग अथॉरिटीज़ की। इसमें आ गया हमारे पास सेक्शन 17। सेक्शन 17 जो है हमारे पास वो बात करता है सेक्शन 17 जो है वो बात करता है अपॉइंटमेंट की, कंट्रोलर की और दूसरे ऑफिसर्स की। पहला आ गया हमारे पास अपॉइंटमेंट अथॉरिटी कौन सी है, ये आ गया सेंट्रल गवर्नमेंट हमारे पास। सेंट्रल गवर्नमेंट जो है अपॉइंट करेगी कंट्रोलर को सर्टिफाइंग अथॉरिटीज़ के। उसके बाद डेप्यूटी कंट्रोलर, असिस्टेंट कंट्रोलर, ऑफिसर्स, एम्प्लॉयज़, इन सबको भी जो है सेंट्रल गवर्नमेंट ही जो है अपॉइंट करेगी। अब इन दोनों का जो है सेम नोटिफिकेशन के थ्रू भी अपॉइंटमेंट हो सकता है और सब्सिक्वेंट नोटिफिकेशन के थ्रू भी जो है ऑफिसर्स अपॉइंट किए जा सकते हैं। कंट्रोलर का जो फंक्शन होगा वो फंक्शन करेगा जनरल कंट्रोल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट और जो बाकी डेप्यूटी और असिस्टेंट कंट्रोलर होंगे वो उनका जनरल कंट्रोल होगा उनका कंट्रोलर के पास। तो यहाँ पे अगर आप हायरार्की देखेंगे तो सेंट्रल गवर्नमेंट है, उसके जो हमारे पास जनरल कंट्रोल में हमारे पास कंट्रोलर है
और उसके सबऑर्डिनेट होंगे हमारे पास डेप्यूटी या फिर असिस्टेंट कंट्रोलर। तो ये यहाँ से जो है हायरार्की निकल के आई है। इसमें अपॉइंटमेंट अथॉरिटी आप याद रखेंगे, उसके बाद आप कंट्रोलर के फंक्शन किसके अंडर हैं और डेप्यूटी कंट्रोलर के किसके अंडर हैं, ये 2 अथॉरिटीज़ भी जो है आप याद रखेंगे। नेक्स्ट आ गया इसमें हमारे पास सबसेक्शन 4। सबसेक्शन 4 जो है वो बात करता है क्वालिफिकेशन एंड सर्विस कंडीशंस की। क्वालिफिकेशंस, एक्सपीरियंस, टर्म्स एंड कंडीशंस जो है सर्विस की, कंट्रोलर की, डेप्यूटी कंट्रोलर की, असिस्टेंट कंट्रोलर की, अदर ऑफिसर्स की, एम्प्लॉयज़ की, वो प्रिस्क्राइब की जाएंगी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। सबसेक्शन 5 आ गया हमारे पास ऑफिस लोकेशंस। हेड ऑफिस और जो ब्रांच ऑफिसेज हैं कंट्रोलर के वो प्लेस किए जाएंगे, जो स्पेसिफाई किया जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। एडिशनल ऑफिसेज भी एस्टैब्लिश किए जा सकते हैं उन प्लेसेस पे जहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट को ठीक लगता है। सबसेक्शन 6 आ गया हमारे पास ऑफिशियल सील। यहाँ पे जो है एक सील होगी ऑफिस की, ऑफिस जो है कंट्रोलर का उसकी। इसमें आ गया हमारे पास फोर्थ पॉइंट जो है वो बात करता है क्वालिफिकेशन की प्लस सर्विस कंडीशंस की, कि क्या क्वालिफिकेशन होंगी और क्या जो है सर्विस कंडीशंस होंगी कंट्रोलर की, डेप्यूटी कंट्रोलर की, असिस्टेंट कंट्रोलर की, दूसरे ऑफिसर्स की और दूसरे एम्प्लॉयज़ की। ये प्रिस्क्राइब किया जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। 5th आ गया इसमें हमारे पास ऑफिस की लोकेशंस। यहाँ पे जो हेड ऑफिस है हमारे पास या फिर जो ब्रांच ऑफिस है, ये सब जो है स्पेसिफाई किया जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। एडिशनल ऑफिसेज भी जो है यहाँ पे बताए जाएंगे सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। फिर आ गया यहाँ पे सील जो है किसकी होगी, यहाँ पे जो ऑफिशियल सील होगी वो जो ऑफिस है हमारे पास कंट्रोलर का उसकी होंगी। तो यहाँ पे जस्ट क्या है इसमें हमारे पास क्वालिफिकेशन और जो सर्विस कंडीशन है कंट्रोलर की, डेप्यूटी कंट्रोलर की, असिस्टेंट कंट्रोलर की, ऑफिसर की या एम्प्लॉय की, वो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा बताई जाएंगी। ऑफिस लोकेशन जो है हमारे पास हेड ऑफिस है, ब्रांच ऑफिस है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट बताएगा। उसके बाद जो ऑफिस की सील है वो जो ऑफिस है कंट्रोलर का उसकी सील जो है वो मानी जाएगी। तो यहाँ पे ये जो 3 पॉइंट है आपके पास ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आ गया इसमें हमारे पास सेक्शन नंबर 18। सेक्शन नंबर 18 जो है वो बात करता है फंक्शंस क्या है कंट्रोलर के। एक कंट्रोलर परफॉर्म कर सकता है कोई भी फॉलोइंग फंक्शंस। इसमें आ गया हमारे पास पहला सुपरविजन, एक्सरसाइज करना सुपरविजन, एक्टिविटीज़ जो है सर्टिफाइंग अथॉरिटीज़ की उनके ऊपर। सर्टिफिकेशन जो है पब्लिक कीज़ का, सर्टिफाई कर सकते हैं पब्लिक कीज़ जो है सर्टिफाइंग अथॉरिटीज़ की। स्टैंडर्ड्स क्या है सर्टिफाइंग अथॉरिटीज़ के, ले डाउन कर सकते हैं स्टैंडर्ड्स जो मेंटेन किए जाएंगे सर्टिफाइंग अथॉरिटीज़ के द्वारा। फिर आ गया एम्प्लॉय क्वालिफिकेशंस, स्पेसिफाई करेंगे जो क्वालिफिकेशंस हैं या फिर जो एक्सपीरियंस है एम्प्लॉयज़ का जो सर्टिफाइंग अथॉरिटीज़ का पोजेस होना चाहिए। बिजनेस कंडीशन स्पेसिफाई करेंगे कंडीशन जो सब्जेक्ट टू होंगी सर्टिफाइंग अथॉरिटीज़ की कि कैसे जो है कंडक्ट करना है बिजनेस। तो यहाँ पे आ गया हमारे पास नेक्स्ट सेक्शन जो कि है सेक्शन नंबर 18। सेक्शन 18 जो है वो बात करता है फंक्शंस क्या है कंट्रोलर के, फंक्शंस जो है कंट्रोलर के इसकी बात करता है। तो इसमें आ गया हमारे पास सबसे पहले सुपरवाइज करेंगे जो एक्टिविटीज़ हैं सर्टिफाइंग अथॉरिटीज़ की। दूसरा आ गया सर्टिफिकेशन जो है पब्लिक कीज़ का, पब्लिक की जो है वो सर्टिफाई करेंगे। तीसरा आ गया हमारे पास स्टैंडर्ड्स क्या होंगे, स्टैंडर्ड्स क्या मेंटेन करने हैं सर्टिफाइंग अथॉरिटीज़ को। फोर्थ आ गया इसमें क्वालिफिकेशन प्लस जो एक्सपीरियंस है एम्प्लॉयज़ का जो सर्टिफाइंग अथॉरिटीज़ के एम्प्लॉयज़ हैं उनका। फिफ्थ आ गया बिजनेस कंडीशंस, इसमें आगे स्पेसिफाई करेंगे कंडीशंस जो सर्टिफाइंग अथॉरिटीज़ को जिनके अकॉर्डिंग जो है बिजनेस कंडक्ट करना है। तो इस स्लाइड में हमने देखा है कि हमारे पास है सेक्शन नंबर 18। सेक्शन 18 जो है वो बताता है फंक्शंस क्या है कंट्रोलर के, सुपरवाइज करना सर्टिफाइंग अथॉरिटीज़ को, पब्लिक की जो है उसको सर्टिफाई करना, स्टैंडर्ड क्या होंगे सर्टिफाइंग अथॉरिटी के ये बताना, क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस जो है एम्प्लॉयज़ का सर्टिफाइंग अथॉरिटीज़ की वो बताना, फिर क्या बिजनेस कंडीशंस होनी चाहिए सर्टिफाइंग अथॉरिटी की ये जो है बताना स्पेसिफाई करना।
तो यहाँ पे हमारे पास 5 फंक्शंस हैं कंट्रोलर के। इसमें नेक्स्ट आ गया हमारे पास मटेरियल्स एंड एडवर्टीजमेंट्स। स्पेसिफाई करेंगे कंटेंट्स जो है रिटन का, प्रिंटेड का और विजुअल मटेरियल्स का, एडवर्टीजमेंट का जो डिस्टर्ब कर सकता है या यूज किया जाता है इन रिस्पेक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर सर्टिफिकेट और पब्लिक की। फिर आ गया हमारे पास नेक्स्ट फॉर्म एंड कंटेंट्स ऑफ सर्टिफिकेट। स्पेसिफाई करना फॉर्म और कंटेंट जो है इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर सर्टिफिकेट के और उनकी की। फिर आ गया अकाउंट्स मेंटेनेंस। स्पेसिफाई करेंगे फॉर्म और मैनर जिसमें अकाउंट्स जो है मेंटेन किए जाएंगे सर्टिफाइंग अथॉरिटीज के द्वारा। नेक्स्ट आ गया हमारे पास ऑडिटर। स्पेसिफाई करेंगे टर्म्स और कंडीशंस अपॉइंटमेंट के लिए ऑडिटर्स की और रिम्यूनरेशन के लिए जो पे किया जाएगा उनको। फिर आगे इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स। फैसिलिटेट करेंगे इस्टेब्लिशमेंट जो है किसी भी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम का सर्टिफाइंग अथॉरिटी के द्वारा सोलली या फिर जॉइंटली दूसरों के साथ या फिर रेगुलेट करेंगे ऐसे सिस्टम को। तो इसमें आ गया हमारे पास जो बाकी के फंक्शंस हैं, 5 फंक्शंस हमने पहली स्लाइड में किए थे, यहाँ पे आ गया हमारे पास 6th फंक्शन। ये आ गया हमारे पास मटेरियल एंड एडवर्टीजमेंट। ये स्पेसिफाई करेंगे कि क्या कंटेंट होना चाहिए रिटन, प्रिंटेड, विजुअल मटेरियल का और एडवर्टीजमेंट का जो डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है या यूज़ किया जा सकता है किसके रिस्पेक्ट में, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर सर्टिफिकेट और पब्लिक की रिस्पेक्ट में। 7th आ गया इसमें हमारे पास फॉर्म एंड कंटेंट ऑफ सर्टिफिकेट्स। ये स्पेसिफाई करेंगे क्या फॉर्म होगी और क्या जो है कंटेंट होगा जो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर सर्टिफिकेट है प्लस जो हमारे पास पब्लिक की है। 8th आ गया इसमें हमारे पास अकाउंट्स मेंटेनेंस। स्पेसिफाई करेंगे किस फॉर्म में और किस मैनर में जो अकाउंट्स हैं वो मेंटेन किए जाएंगे। 9th आ गया इसमें हमारे पास ऑडिटर वाला पॉइंट। स्पेसिफाई करेंगे क्या टर्म्स एंड कंडीशंस होंगी ऑडिटर की अपॉइंटमेंट के लिए और क्या उनको जो है रिम्यूनरेशन पे किया जाएगा। नेक्स्ट आ गया हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम। फैसिलिटेट करेंगे इस्टेब्लिशमेंट किसी भी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम की और जो है रेगुलेट करेंगे उस सिस्टम को। तो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम को भी कौन रेगुलेट करेगा, कंट्रोलर। तो यहाँ पे आ गया हमारे पास क्या कंटेंट होगा मटेरियल का या एडवर्टीजमेंट का जो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर सर्टिफिकेट या पब्लिक की के रिस्पेक्ट में पब्लिश किया जाएगा। क्या फॉर्म होगा, क्या कंटेंट होगा इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर सर्टिफिकेट का प्लस पब्लिक की का। क्या फॉर्म होगा और क्या मैनर होगा जिसमें अकाउंट्स मेंटेन किए जाएंगे। ऑडिटर की जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं उसकी अपॉइंटमेंट की ये भी कंट्रोलर बताएगा। उसके बाद जो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है उसको रेगुलेट करना ये भी जो है हमारे पास कंट्रोलर का काम है। तो जो ये रेस्ट 5 फंक्शंस है कंट्रोलर के वो हमने इस स्लाइड में पढ़े हैं। नेक्स्ट आ गया इसमें हमारे पास डीलिंग विद सब्सक्राइबर्स। इसमें आ गया डील करना सब्सक्राइबर्स के साथ। ये स्पेसिफाई करेगा मैनर जिसमें सर्टिफाइंग अथॉरिटीज कंडक्ट करेंगी उनकी जो डीलिंग्स हैं सब्सक्राइबर के साथ। फिर आ गया कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन। रिजॉल्व करेंगे कोई भी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट सर्टिफाइंग अथॉरिटीज और सब्सक्राइबर्स के बीच में। नेक्स्ट आ गया हमारे पास ड्यूटीज। ले डाउन करेंगे ड्यूटीज जो है सर्टिफाइंग अथॉरिटीज की। फिर आ गया हमारे पास पब्लिक डेटाबेस। मेंटेन करेंगे एक डेटाबेस जो कंटेन करेगा डिस्क्लोजर रिकॉर्ड हर एक सर्टिफाइंग अथॉरिटी का। पर्टिकुलर्स जो स्पेसिफाई किए जाएंगे रेगुलेशंस के द्वारा। जो डेटाबेस है वो एक्सेसिबल होगा पब्लिक को। इसमें आ गया हमारे पास 11th पॉइंट। 11th पॉइंट बात करता है कि वो मैनर स्पेसिफाई करेंगे जिसमें सर्टिफाइंग अथॉरिटी जो है अपनी डीलिंग्स कंडक्ट करेगी किसके साथ, सब्सक्राइबर्स के साथ। 12th आ गया इसमें हमारे पास रिजॉल्व करेंगे कोई भी कॉन्फ्लिक्ट किसके बीच में, सर्टिफाइंग अथॉरिटी प्लस जो सब्सक्राइबर है उनके बीच में। 13th आ गया हमारे पास ड्यूटीज। ले डाउन करेंगे क्या ड्यूटीज होंगी सर्टिफाइंग अथॉरिटी की। 14th आ गया हमारे पास मेंटेन करेंगे एक डेटाबेस जो कंटेन करेंगे जो डिस्क्लोजर रिकॉर्ड्स हैं हर एक सर्टिफाइंग अथॉरिटी के प्लस जो एक्सेसिबल होगा पब्लिक को। तो यहाँ पे जो है हमारे पास रेस्ट फंक्शंस में इसमें आ गया कंट्रोलर जो है वो मैनर बताएगा जिसमें सर्टिफाइंग अथॉरिटी डील करेगी सब्सक्राइबर के साथ। रिजॉल्व करेंगे कॉन्फ्लिक्ट जो सर्टिफाइंग अथॉरिटी और सब्सक्राइबर के बीच में है। ड्यूटीज बताएंगे सर्टिफाइंग अथॉरिटी की। मेंटेन करेंगे एक डेटाबेस जो कंटेन करेगा जो डिस्क्लोजर जो रिकॉर्ड्स हैं हर एक सर्टिफाइंग अथॉरिटी के और ये जो है डेटाबेस ये एक्सेसिबल होगा पब्लिक को। तो ये हमारे पास अनदर
प्लस 4 हमारे पास फंक्शंस हैं जो कंट्रोलर के हैं। नेक्स्ट आ गया इसमें हमारे पास सेक्शन नंबर 19। सेक्शन 19 जो है वो बात करता है रिकॉग्निशन ऑफ फॉरेन सर्टिफाइंग अथॉरिटीज, कि कैसे रिकॉग्निशन मिलेगा कोई अगर फॉरेन सर्टिफाइंग अथॉरिटी है उसको। सबसेक्शन 1 जो है वो बात करता है रिकॉग्निशन प्रोसेस की। कंट्रोलर जो है वो क्या कर सकता है, प्रीवियस अप्रूवल लेके सेंट्रल गवर्नमेंट का रिकॉग्नाइज कर सकता है किसी भी फॉरेन सर्टिफाइंग अथॉरिटी को एज अ सर्टिफाइंग अथॉरिटी इस एक्ट के पर्पस के लिए। ये रिकॉग्निशन सब्जेक्ट टू होगा कंडीशंस एंड रिस्ट्रिक्शंस जो स्पेसिफाई किए जाएंगी रेगुलेशंस के द्वारा। रिकॉग्निशन जो है वो किया जाना चाहिए नोटिफिकेशन ऑफिशियल गजेट में उसके द्वारा। सबसेक्शन 2 बात करता है वैलिडिटी ऑफ सर्टिफिकेट्स की, जहाँ पे एक फॉरेन सर्टिफाइंग अथॉरिटी रिकॉग्नाइज की गई है सबसेक्शन 1 के अंडर, वहाँ पे जो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर सर्टिफिकेट इशू किया गया है ऐसे सर्टिफाइंग अथॉरिटी के द्वारा वो वैलिड होगा इस एक्ट की पर्पस के लिए। सबसेक्शन 3 आ गया रेवोकेशन ऑफ रिकॉग्निशन। कंट्रोलर जो है वो रिवोक कर सकता है ये रिकॉग्निशन अगर सेटिस्फाइड है कि सर्टिफाइंग अथॉरिटी ने कॉन्ट्रीब्यूट किया है कोई भी कंडीशंस और रिस्ट्रिक्शन जो सब्जेक्ट टू जिसके जो रिकॉग्निशन है वो ग्रांट किया गया है। रेवोकेशन क्या रिक्वायर करता है, रीजंस रिकॉर्ड किए जाएंगे राइटिंग में और नोटिफिकेशन दिया जाएगा ऑफिशियल गजेट में। तो इस सेक्शन में हमने क्या पढ़ा है, इस यहाँ पे आ गया हमारे पास सेक्शन नंबर 19। सेक्शन 19 जो है वो बात करता है रिकॉग्निशन किसका, रिकॉग्निशन फॉरेन सर्टिफाइंग अथॉरिटीज का। इसका प्रोसेस क्या है हम इसके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले यहाँ पे कंट्रोलर जो है हमारे पास वो प्रीवियस अप्रूवल लेके सेंट्रल गवर्नमेंट का रिकॉग्नाइज कर सकता है किसी भी फॉरेन सर्टिफाइंग अथॉरिटीज को एज सर्टिफाइंग अथॉरिटी। ये जो है हमारे पास सब्जेक्ट टू होगा जो रूल्स है जो कंडीशंस है हमारे पास प्लस जो रिस्ट्रिक्शंस हैं जो स्पेसिफाई किए गए हैं रेगुलेशंस के थ्रू। ये जो रिकॉग्निशन है हमारे पास ये किया जाएगा नोटिफिकेशन देके ऑफिशियल गजेट में। सेकेंड आ गया हमारे पास वैलिडिटी का पॉइंट, कितना वैलिड होगा ये। जहाँ पे एक फॉरेन सर्टिफाइंग अथॉरिटी को रिकॉग्नाइज कर लिया गया है सब सेक्शन जो 1 के अंडर, तो वहाँ पे जो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर सर्टिफिकेट इशू किया गया है सर्टिफाइंग अथॉरिटी के द्वारा वो जो है वैलिड होगा इस एक्ट के अंदर। फिर आ गया इसमें हमारे पास थर्ड पॉइंट, थर्ड आ गया हमारे पास रेवोकेशन ऑफ रिकॉग्निशन। यहाँ पे जो कंट्रोलर है वो रिवोक कर सकता है कोई भी रिकॉग्निशन अगर वो सेटिस्फाइड है कि यहाँ पे जो सर्टिफाइंग अथॉरिटी है उसने कॉन्ट्रीब्यूट की है कोई भी कंडीशन या कोई भी जो रिस्ट्रिक्शन है जो जिस सब्जेक्ट टू जो था, मतलब जो ग्रांट किया गया था रिकॉग्निशन जिन कंडीशंस पे या फिर जिन रिस्ट्रिक्शंस पे उसको जो है वायलेट कर दिया है। यहाँ पे रेवोकेशन जो है वो क्या रिक्वायर करता है, पहली बात रीजंस दिए जाने चाहिए राइटिंग में। दूसरा आ गया यहाँ पे नोटिफिकेशन जाएगा ऑफिशियल गजेट में। तो ओवरऑल जो है इस सेक्शन में क्या दिया गया है, ये आ गया हमारे पास सेक्शन नंबर 19। सेक्शन 19 जो है वो बात करता है रिकॉग्निशन फॉरेन सर्टिफाइंग अथॉरिटी की। इसका प्रोसेस क्या है, कंट्रोलर जो है प्रीवियस जो अप्रूवल लेके सेंट्रल गवर्नमेंट का रिकॉग्नाइज करेगा किसी भी फॉरेन सर्टिफाइंग अथॉरिटी को एज सर्टिफाइंग अथॉरिटी। ये सब्जेक्ट टू होगी कंडीशंस और रिस्ट्रिक्शंस जो रेगुलेशंस में दिए गए हैं। ये रिकॉग्निशन जो है ये नोटिफिकेशन के द्वारा दिया जाना चाहिए और जो ऑफिशियल गजेट में। वैलिडिटी क्या होगी, फॉरेन सर्टिफाइंग अथॉरिटी को अगर रिकॉग्नाइज कर दिया गया है तो उसका जो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर सर्टिफिकेट जो ये सर्टिफाइंग अथॉरिटी जो है वो इशू करेगी वो वैलिड माना जाएगा। रेवोकेशन आता है थर्ड पॉइंट हमारे पास। यहाँ पे कंट्रोलर जो है वो रिवोक कर सकता है अगर सर्टिफाइंग अथॉरिटी ने कॉन्ट्रावीन कर दिया कोई कंडीशन या फिर कोई रिस्ट्रिक्शन। यहाँ पर रेवोकेशन जो है वो रीजन देना है उसका राइटिंग में और नोटिफिकेशन देना है ऑफिशियल गजेट में। तो यहाँ पे आपको याद रखना है सबसे पहले तो आपकी अथॉरिटी कौन सी है, कंट्रोलर विद जो प्रायर अप्रूवल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। उसके बाद वैलिड क्या होगा, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर सर्टिफिकेट वैलिड होगा। तीसरा रेवोकेशन जहाँ पे कंडीशंस कॉन्ट्रावीन करी गई हैं। फिर जो इसकी कंडीशन है रेवोकेशन की रीजंस जो है राइटिंग में दिया जाएगा और नोटिफिकेशन ऑफिशियल गजेट में दिया जाएगा। इसको आप थोड़ा सा ध्यान रखें।
नेक्स्ट आ गया इसमें हमारे पास सेक्शन नंबर 20। सेक्शन 20 जो है वो है कंट्रोलर टू एक्ट एज रिपोजिटरी। ये ओमिट कर दिया गया है हमारे पास। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अमेंडमेंट एक्ट 2008 10 ऑफ 2009। सेक्शन 13 ये इफेक्ट में आया है हमारे पास 27/10/2009 को। मोस्टली जो है आपका रिपील्ड जो आपके पास सेक्शंस हैं उनसे नहीं पूछा जाता है, बट अगर किसी भी एग्जामिनर को एग्ज़ाम का लेवल अगर टफ करना है तो आपसे पूछ सकते हैं कि किस एक्ट से रिपील किया गया है। अगर उससे भी ज़्यादा टफ करना है तो आपको जो है इफेक्ट, जो डेट ऑफ इफेक्ट है वो पूछ सकते हैं। तो आप जो है जो ओमिटेड सेक्शंस हैं उनको भी थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट आ गया इसमें हमारे पास सेक्शन नंबर 21 जो बात करता है लाइसेंस टू इशू इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर सर्टिफिकेट, कि लाइसेंस जो है इशू करने का इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर सर्टिफिकेट। सबसेक्शन 1 बात करता है एप्लीकेशन फॉर लाइसेंस। कोई भी पर्सन एप्लीकेशन दे सकता है कंट्रोलर को लाइसेंस के लिए कि इशू करे उसका इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर सर्टिफिकेट। ये सब्जेक्ट टू होगा जो प्रोविजंस है हमारे पास सबसेक्शन 2 के। नेक्स्ट आ गया इसमें हमारे पास सबसेक्शन 2 रिक्वायरमेंट फॉर ग्रांट ऑफ लाइसेंस। कोई भी जो लाइसेंस है वो इशू नहीं किया जाएगा जब तक कि एप्लीकेंट फुलफिल नहीं करता है ये रिक्वायरमेंट जो प्रिस्क्राइब्ड है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा विद रिस्पेक्ट टू क्वालिफिकेशन, एक्सपर्टीज, मैन पावर, फाइनेंशियल रिसोर्सेज, कोई और दूसरा इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज जो नेसेसरी है इशू करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर सर्टिफिकेट। तीसरा आ गया हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द लाइसेंस। कोई भी लाइसेंस जो है वो ग्रांट किया जाएगा इस सेक्शन के अंडर, वो जो है वैलिड होगा ऐसे पीरियड के लिए जो प्रिस्क्राइब्ड है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। वो जो है वो ट्रांसफरेबल नहीं होगा, ना ही हेरिटेबल होगा। सब्जेक्ट टू होगा टर्म्स एंड कंडीशंस को जो स्पेसिफाई किए गए हैं रेगुलेशंस के द्वारा। तो यहाँ पे हमें क्या बताया गया है, इसमें आ गया हमारे पास सेक्शन 21। सेक्शन 21 जो है वो बात करता है लाइसेंस की। लाइसेंस जो है इशू करना इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर सर्टिफिकेट का। पहला आ गया कौन एप्लीकेशन दे सकता है और किसको एप्लीकेशन देनी है। यहाँ पे जो है कोई भी पर्सन एप्लीकेशन दे सकता है, किसको, कंट्रोलर को, कि जो लाइसेंस है वो इशू किया जाए इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर सर्टिफिकेट का। जो हमारे पास रिक्वायरमेंट है वो क्या है, कोई भी लाइसेंस इशू नहीं किया जाएगा अनलेस जो रिक्वायरमेंट दी गई है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा विद रिस्पेक्ट टू क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, क्वालिफिकेशन, एक्सपर्टीज, मैन पावर, फाइनेंशियल रिसोर्सेज, उसके बाद जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो नेसेसरी होगा इशू करने के लिए कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर सर्टिफिकेट। तीसरा आ गया इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगी लाइसेंस की। इसमें आ गया हमारे पास एक लाइसेंस ग्रांट किया जाता है इस सेक्शन के अंडर, वो जो है वैलिड होगा एक पीरियड के लिए जो सेंट्रल गवर्नमेंट प्रिस्क्राइब करेगी। फिर आ गया ये जो है ट्रांसफरेबल या फिर जो है हेरिटेबल नहीं होगा। तीसरा आ गया ये सब्जेक्ट टू होगा टर्म्स एंड कंडीशन जो स्पेसिफाई की जाएंगी रेगुलेशंस में। तो इसमें क्या आ गया हमारे पास, इसमें आ गया हमारे पास सबसे पहले सेक्शन नंबर 21। सेक्शन 21 जो है वो बात करता है लाइसेंस की इशू करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर सर्टिफिकेट्स। कोई भी पर्सन एप्लीकेशन दे सकता है कंट्रोलर को इशू करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर सर्टिफिकेट। रिक्वायरमेंट वो होगी जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो है प्रिस्क्राइब की है, किसके रिस्पेक्ट में, क्वालिफिकेशन एक्सक्यूज मी, क्वालिफिकेशन, एक्सपर्टीज, मैन पावर, फिर आ गया हमारे पास फाइनेंशियल रिसोर्सेज और जो दूसरे इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ हैं जो नेसेसरी हैं इशू करने के लिए जो आपका इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर सर्टिफिकेट है। तीसरा आ गया हमारे पास क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी लाइसेंस की। यहाँ पे जो टाइम पीरियड, कितने टाइम पीरियड के लिए वैलिड होगा वो डिसाइड करेगी हमारे पास सेंट्रल गवर्नमेंट। फिर आगे ये ट्रांसफ़र या फिर हेरिटेबल जो है ये नहीं होगा। फिर आगे टर्म्स एंड कंडीशंस जो रेगुलेशंस में दी गई हैं, जो स्पेसिफाई की गई हैं रेगुलेशंस के द्वारा, उनके सब्जेक्ट टू होगा। तो यहाँ पे आपको याद रखना है एप्लीकेशन किसको दी जाएगी, कंट्रोलर को दी जाएगी। जो आपकी क्वालिफिकेशंस हैं वो कौन बताएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट बताएगी। ट्रांसफरेबल और हेरिटेबल जो है राइट नहीं है, ये याद रखना है। टाइम पीरियड सेंट्रल गवर्नमेंट बताएगी। बाकी टर्म्स एंड कंडीशन वाला थोड़ा सा जनरल पॉइंट है, तो ये आप मतलब ज़्यादा आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, आपको वैसे थियोरेटिकली पता होना चाहिए।
नेक्स्ट आ गया इसमें हमारे पास सेक्शन नंबर 22। सेक्शन 22 जो है वो बात करता है एप्लीकेशन फॉर लाइसेंस के। एप्लीकेशन फॉर्म, हर एक लाइसेंस एप्लीकेशन सबमिट की जानी चाहिए प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म में। ये स्पेसिफाई किया गया है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। मैंडेटरी अकम्पनिंग डॉक्यूमेंट्स, हर एक एप्लीकेशन इंक्लूड करेगी फॉलोइंग। पहला आ गया सर्टिफिकेशन प्रैक्टिस स्टेटमेंट, एक डॉक्यूमेंट एक्सप्लेन करेगा कैसे सर्टिफिकेशन सर्विसेज जो है वो कैरी आउट की जाएंगी। सेकेंड पॉइंट आ गया हमारे पास आइडेंटिफिकेशन प्रोसेसेस स्टेटमेंट, डिटेल्स जो है प्रोसीजर की यूज़ की जाएंगी आइडेंटिफाई करने के लिए एप्लीकेंट को। फिर आ गया प्रिस्क्राइब्ड फ़ी, पेमेंट जो है फ़ी की जो सेट की गई है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। फीस जो है वो एक्सीड नहीं कर सकती 25,000 रुपीज़। दूसरे जो प्रिस्क्राइब डॉक्यूमेंट है, कोई भी एडिशनल डॉक्यूमेंट्स जो रिक्वायर्ड हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। अथॉरिटी क्या है, हर एक जो रिक्वायरमेंट है फॉर्म, फी, डॉक्यूमेंट्स वो रेगुलेट किए जाएंगे सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। तो यहाँ पे हमें बताया गया है सेक्शन 22। सेक्शन 22 बताता है एप्लीकेशन फॉर लाइसेंस। पहला हमें बताता है एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में। एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो सबमिट किया जाएगा प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म में, जो फॉर्म प्रिस्क्राइब की गई है। और ये जो फॉर्म है ये किसके द्वारा स्पेसिफाई किया जाएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। दूसरा आ गया कौन कौन से जो है डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है। तो यहाँ पे अलोंग विद एप्लीकेशन कौन कौन से जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो रिक्वायर्ड हैं। पहला आ गया हमारे पास सर्टिफिकेशन प्रैक्टिस स्टेटमेंट, जो एक्सप्लेन करेगा कि जो सर्टिफिकेशन सर्विसेज हैं वो कैरी आउट की जाएंगी। दूसरा है आइडेंटिफिकेशन प्रोसेसेस स्टेटमेंट, ये डिटेल बताएगा कि जिससे आइडेंटिफाई किया जा सकता है एप्लीकेंट को। इसमें आएगा हाउ सर्विसेज आर कैरिड आउट। तीसरा आ गया हमारे पास प्रिस्क्राइब्ड फीस, कितनी फीस देनी है ये बताया जाएगा हमारे पास सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, लेकिन ये एक्सीड नहीं करेगा 25,000 रुपीज़ से ज़्यादा। फिर आ गया फोर्थ, कोई दूसरा अगर प्रिस्क्राइब डॉक्यूमेंट बताती है सेंट्रल गवर्नमेंट तो वो डॉक्यूमेंट भी जो है एप्लीकेशन के साथ दिया जाएगा। थर्ड आ गया हमारे पास अथॉरिटी, कौन सी अथॉरिटी जो है वो रेगुलेट करेगी। तो इसमें आ गया हमारे पास जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो जो है एप्लीकेशन जो फॉर्म है उसको जो है रेगुलेट करेगी, उससे रिलेटेड रूल्स को। इसमें आ गया हमारे पास नेक्स्ट सेक्शन 22। सेक्शन 22 जो है वो बात करता है एप्लीकेशन की लाइसेंस के लिए। एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो सबमिट किया जाएगा प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म में, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा बताया जाएगा। इसमें जो एप्लीकेशन है प्लस इसके जो डॉक्यूमेंट्स हैं उसमें आ गया सर्टिफिकेशन प्रैक्टिस स्टेटमेंट, इसमें बताया जाएगा कि कैसे जो सर्विसेज हैं वो कैरी आउट की जाएंगी। दूसरा आ गया आइडेंटिफिकेशन प्रोसीजर स्टेटमेंट्स, ये आइडेंटिफाई करेगा यहाँ पे एप्लीकेंट को। प्रिस्क्राइब्ड फी आ गया थर्ड हमारे पास, जो सेंट्रल गवर्नमेंट बताएगी और ये बताएगी कि एक्सीड नहीं किया जा सकता है 25,000 से ज़्यादा जो फीस है। फोर्थ आ गया कोई दूसरे डॉक्यूमेंट्स जो है सेंट्रल गवर्नमेंट बताएगी अगर एडिशनली कोई डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट है। कौन सी अथॉरिटी जो है वो रेगुलेट करेगी फीस को, फ़ी को, डॉक्यूमेंट्स को, ये रेगुलेट किया जाएगा हमारे पास सेंट्रल गवर्नमेंट को। तो आपको अथॉरिटी याद रखनी है सेंट्रल गवर्नमेंट। आपको ये जो है डॉक्यूमेंट्स भी याद रखने हैं चारों के चारों। तो यहाँ पे जो है आप ये वाला पोर्शन जो है वो याद करने वाला है, तो आप इसको जो है ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट आ गया इसमें हमारे पास सेक्शन नंबर 23। सेक्शन 23 जो है वो बात करता है रिन्यूअल ऑफ लाइसेंस की। एप्लीकेशन फॉर्म, रिन्यूअल एप्लीकेशन सबमिट की जानी चाहिए प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म में। फॉर्म जो है वो स्पेसिफाई किया जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। प्रिस्क्राइब फीस, एप्लीकेशन जो है अकम्पनी की जाएगी रिन्यूअल फीस के साथ और जो फ़ी है वो सेट की जाएगी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा और ये एक्सीड नहीं करेगी 5,000 रुपये। टाइम लिमिट क्या है एप्लीकेशन के लिए, रिन्यूअल एप्लीकेशन दी जानी चाहिए एटलीस्ट 45 डेज बिफोर द लाइसेंस एक्सपायर। तो आपकी जो डेट है लाइसेंस एक्सपायर होने की उससे कम से कम 45 डेज पहले जो है आपको रिन्यूअल की एप्लीकेशन देनी है। अथॉरिटी, सारी की सारी कंडीशंस जो रिलेटेड हैं फॉर्म, फी, टाइमलाइन से वो प्रिस्क्राइब की जाएंगी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। तो इसमें आ गया हमारे पास सेक्शन 23। सेक्शन 23 बात करता है रिन्यूअल की ऑफ लाइसेंस। इसमें आ गया फर्स्ट पॉइंट हमारे पास एप्लीकेशन फॉर्म। एप्लीकेशन फॉर्म जो है सबमिट किया जाएगा प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म में।
प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म में, और ये बताया जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। दूसरा आ गया हमारे पास प्रिस्क्राइब्ड फ़ी। यहाँ पे जो है रिन्यूअल फीस दी जाएगी और ये जो है एक्सीड नहीं करेगी 5,000 रुपये को। फिर आ गया थर्ड हमारे पास, जो कि टाइम लिमिट है एप्लीकेशन की, जो आपकी डेट है यहाँ पे एक्सपायर होने की लाइसेंस, उससे 45 डेज बिफोर जो है आपको रिन्यूअल की एप्लीकेशन देनी है। फोर्थ आ गया इसमें हमारे पास अथॉरिटी कौन जो है रेगुलेट करेगी कंडीशंस को, वो आ गया हमारे पास सेंट्रल गवर्नमेंट। तो जिस्ट जो है इस सेक्शन का या जो समरी है वो है हमारे पास सेक्शन 23। ये आ गया रिन्यूअल जो है लाइसेंस का। एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट किया जाएगा प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म में, जो सेंट्रल गवर्नमेंट बताएगी। रिन्यूअल फीस भी दी जाएगी जो एक्सीड नहीं करेगी 5,000 रुपये को। टाइम लाइन है हमारे पास 45 डेज़ का। जो डेट है एक्सपायरी का लाइसेंस का, उससे 45 डेज़ पहले रिन्यूअल एप्लीकेशन दी जानी चाहिए। फिर आ गया अथॉरिटी कौन है जो रेगुलेट करेगी। इसमें आ गया हमारे पास जो अथॉरिटी रेगुलेट करेगी इन सब चीज़ को, फीस को, टाइमलाइन को, इन सब को, वो होगी हमारे पास सेंट्रल गवर्नमेंट। तो ये जो है काफ़ी सिमिलर है हमारे पास पिछले सेक्शन से, जो कि था हमारा एप्लीकेशन फॉर लाइसेंस, ये है रिन्यूअल ऑफ लाइसेंस। तो आप जो है थोड़ा टैली करके इनको पढ़ सकते हैं। आज के लेक्चर में जो है हम इतने ही सेक्शंस कवर करेंगे। अगर आपको IT एक्ट की PDF चाहिए या आपको किसी दूसरे एक्ट की PDF चाहिए या रिक्वायरमेंट है, तो यहाँ पे जो है पिन्ड कमेंट आपको दिया जाएगा कमेंट सेक्शन में। वहाँ पे आपको जो है एक व्हाट्सअप नंबर प्रोवाइड किया गया है। इस व्हाट्सअप नंबर पे जो है आप अपनी कोई भी क्वेरी जो है PDF से रिलेटेड आप अपनी कर सकते हैं। कौन से सब्जेक्ट की चाहिए, कैसे चाहिए, वो जो सब चीज़ें जो है वो प्रोवाइड की जाएंगी आपको इस व्हाट्सअप नंबर के थ्रू। बाकी जो है आज के लेक्चर में हम इतना ही कवर करेंगे।